जय हिंद। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने किसानों से संबंधित कुछ प्रमुख योजनाओं को देखा था और शेष योजनाओं को आज इस सेशन के माध्यम से कवर करने वाले हैं, जिसे आप कृषि एवं किसान योजना 2.0 कह सकते हैं। प्रमुख योजनाएं हैं जैसे पीएम आशा, जो हमेशा चर्चाओं में रहता है। पीएम धन धान्य कृषि योजना बहुत लेटेस्ट है, अभी 2025-26 के बजट में ही इसकी घोषणा की गई है। फिर मत्स्य संपदा योजना, ई नैम, ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर इसके कम से कम टर्मिनोलॉजी को आप समझेंगे तो ईजिली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। फिर है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। अभी 2 दिन पहले आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट की मीटिंग हुई थी, उसमें किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित कुछ परिवर्तन किए जाने की बात चल रही थी। हालांकि उन्होंने उसको जारी रखा हुआ है, कुछ परिवर्तन, ऐसा कुछ विशेष परिवर्तन उसमें नहीं किया हुआ है। तो किसान क्रेडिट कार्ड भी हमेशा चर्चा में बना रहता है और किसानों के लिए क्रेडिट का एक मुख्य सोर्स है। तो चलिए आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है हमारा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण योजना, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, पीएम आशा कहते हैं। अब नाम से ही आपको शो हो रहा होगा कि अन्नदाता यानी कि किसानों के आय से संबंधित उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए वो जो भी उपज पैदा करते हैं उनको एक लाभकारी मूल्य मिल सके, इसके लिए इस योजना का आरंभ किया गया है। शुरुआत कब होती है, तो इसकी 2018 में शुरुआत होती है और मंत्रालय, फिर आपको तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं होगी, किसानों से संबंधित है कि तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ही इसका क्या होगा, नोडल मंत्रालय होगा। वित्त पोषण, यह मुख्य रूप से केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, मतलब सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक्चुअल में इसमें क्या होता है हम ये देखते हैं। इसका उद्देश्य है कि किसानों को लाभकारी मूल्य उपलब्ध कराना और उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक वस्तुओं की मूल्य स्थिरता को नियंत्रित करना। जैसे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप समझिए कि अभी जैसे ही मानसून आएगा आप देखेंगे सडनली टमाटर के रेट बढ़ जाते हैं, सडनली प्याज के रेट काफ़ी हाई रेट तक पहुंच जाते हैं। तो इससे क्या होती है, उपभोक्ता के हित भी प्रभावित होते हैं, है ना। तो उस प्राइस को क्या करना है, स्टेबलाइज करना है, स्थिर करके रखना है, ताकि उपभोक्ताओं के हितों को भी ऐसे समय पर उनको संरक्षित किया जाए और दूसरा किसानों को इससे लाभकारी मूल्य मिल सके उनके जो भी प्रोडक्ट है उसका। इस पीएम आशा के मुख्य रूप से 3 घटक हैं दोस्तों। पहला है मूल्य समर्थन योजना, हम इसे एक एक करके ब्रीफ करेंगे। दूसरा है मूल्य न्यूनता भुगतान योजना और तीसरा है निजी खरीद एवं स्टॉकिस्ट योजना। जैसे हमने इसके उद्देश्य के बारे में समझा कि यह मुख्य रूप से क्या है, यह किसानों को एक लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है ना। तो इसमें जो पहला घटक है मूल्य समर्थन योजना, यह मुख्य रूप से क्या है, सरकार जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है ना, उस पर दाल को खरीदती है, तिलहन को खरीदती है और खोपरा को खरीदती है मूल्य समर्थन योजना के तहत, ताकि जो किसान हैं उनको उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिल सके। जैसे आपने देखा होगा चावल को तो गवर्नमेंट मतलब धान को खरीदती है, गेहूं को खरीदती है, इसके साथ ही वो दलहन मतलब दालें, तिलहन और खोपरा को भी इसके माध्यम से खरीदती है। इसके अंतर्गत जो भी एक औसत गुणवत्ता को अपना बनाए रखते हैं, ऐसे मानकों को पूरा करते हैं, ऐसे ही उत्पादों को क्या किया जाता है, इस घटक के अंतर्गत उसके खरीद की जाती है। फिर तीसरा एक दूसरा घटक है मूल्य न्यूनता भुगतान योजना। यह क्या है, इसमें जो भी एमएसपी है, जैसे सपोज हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि गवर्नमेंट ने किसी भी एमएसपी की कीमत मान लीजिए कि 3200 रुपये तय कर दी, ठीक है। अब कुछ टाइम के बाद किसान जाता है मार्केट में बेचने के लिए तो उसको मिलता है 3000 रुपये। तो इसमें 200 रुपये का क्या हुआ, किसान को लॉस हो गया। तो जो अंतर की राशि है
है ना, 200 रुपये, यह क्या करेगी, सरकार उनको प्रदान करेगी, है ना। मतलब ये समझिए कि उनको अब घाटा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यह क्या यह सभी फसलों पर लागू है? तो नहीं दोस्तों, यह केवल तिलहनों फसलों पर ही लागू है। देखिए, यह जो एमएसपी है और बाजार मूल्य के बीच अंतर के लिए पूर्व पंजीकृत किसानों को मुआवजा का भुगतान का निर्देश देती है। मतलब इसमें जो अंतर उनको लॉस हो रहा था, उनको लॉस ना हो, सरकार उतना पैसा उनको भुगतान करेगी। ये हमने समझा मूल्य न्यूनता भुगतान योजना, ये भी एक घटक है। फिर तीसरा इसमें घटक है निजी खरीद और स्टॉकिस्ट योजना। मुख्य रूप से गवर्नमेंट ही क्या करती है, किसानों से उनको उत्पादों को खरीदती है। और कई जो छोटे छोटे मंडियां होती है ना, सहकारी समितियां जो चलाती है कई मंडियों को, या कुछ निजी स्टॉकिस्ट होते हैं जो निजी खरीदार होते हैं, गवर्नमेंट क्या कह रही है कि वो भी अब किसानों से अब उस उपज को खरीदे, ताकि किसानों को एक लाभकारी मूल्य उनको मिल सके। तो यह भी किस फसल के लिए है? यह भी तिलहन की खरीद के लिए इन स्टॉकिस्टों को राज्य सरकारों को शामिल करने के लिए अनुमति प्रदान करता है, ताकि निजी स्टॉकिस्ट भी उनके उत्पाद को खरीद सके। फिर हम आते हैं कि 2018 की यह योजना है। 2024 में सरकार ने इसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं, कुछ संशोधन किए हैं, कुछ परिवर्तन किए हैं। देखिए क्या होता है, जब भी मानसून आता है तो मैंने आपको बताया कि कुछ उपज के जो रेट बढ़ जाते हैं, सपोज प्याज के रेट बढ़ गए, अचानक से तेल के प्राइस बढ़ जाते हैं, अचानक से दालों के प्राइस बढ़ जाते हैं, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके लिए एक मूल्य स्थिरीकरण कोष बना के रखा है, मतलब प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। तो गवर्नमेंट इसको क्या करती है, जिसमें बहुत ज़्यादा हाई रेट चला जाता है मानसून में, तो उस फंड का उपयोग करती है और उसके तहत प्राइस को स्टेबलाइज करने की, स्थिर करने की कोशिश करती है। तो ये प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड एक्चुअल में एक दूसरी स्कीम है, समझिए, है ना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब इसको मूल्य समर्थन योजना, जो कि पीएम आशा का पहला घटक है, उसके साथ एकीकृत कर दिया है। मतलब ये भी क्या हो गया, अब इसका एक घटक हो गया। ये हुआ, जैसे देखिए इसमें क्या कर रहे हैं, दालों और प्याज का रणनीतिक बफर स्टॉक बनाए रखना है ना, ताकि जमाखोरी और जो बेईमानी सट्टेबाजी को हतोत्साहित कर सके और उपभोक्ताओं को किफ़ायती मूल्य पर आपूर्ति करने के माध्यम से कृषि बागवानी वस्तुओं की अत्यधिक अस्थिरता से उपभोक्ताओं को बचाने में मदद मिलेगी। खास करके मुख्य रूप से यह मानसून के समय होता है, हर साल ऐसी स्थिति बनती है। फिर एक है, इसमें एक नई घटक को शामिल किया गया, बाजार हस्तक्षेप योजना। इसको पीएम आशा की एकीकृत योजना का एक घटक बनाया गया। इसमें क्या करना है कि जो प्याज है, आलू है और टमाटर जैसी शीघ्र खराब होने वाली कृषि और बागवानी वस्तुओं के लिए है। इसे तब लागू किया जाता है जब कीमतें क्या होगी, सामान्य मौसम की तुलना में कम से कम 10% कम हो जाती है ना। मतलब जब कीमतें इसकी परिवर्तित होती है, प्रभावित होती है, तब हम बाजार हस्तक्षेप योजना को पीएम आशा के तहत उसको हम क्रियान्वित करते हैं। मतलब ये भी इसका एक प्रमुख घटक बन गया है। तो इस प्रकार आपने देखा कि पीएम आशा का मुख्य फोकस किस में है, किसानों के आय को संरक्षित करने में। फर्स्ट, दलहन, तिलहन और खोपरा जैसे प्रमुख फसल इसके अंतर्गत शामिल है। दूसरा, तीसरा एक बार हम रिकॉल कर रहे हैं, तीसरा आप देखिए कि इसमें उपभोक्ताओं के हितों को भी क्या करना है, संरक्षित करना है, ताकि उनको ऊंची कीमतों पर उपज ना खरीदना पड़े। फिर चौथा आ गया, जो शीघ्र खराब होने वाली उपज है, जैसे कि प्याज, आलू और टमाटर, और जो बागवानी वस्तुएं हैं ये शीघ्र रूप से खराब हो जाती है, तो इनके प्राइस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होते हैं। तो इन परिवर्तनों को, ऐसे किसी प्रकार की चिंताओं को सरकार कम करने के लिए पीएम आशा को एक अपने योजना को लॉन्च किया है। चलिए, ये हमने देखा पीएम आशा।
आई होप आपने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा। फिर दूसरा है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, बहुत लेटेस्ट है। 1 फरवरी 2025 को ही इसे क्या की गई है, इसकी घोषणा की गई है। अब याद रखिएगा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। जब भी कोई भी योजना बजट में वित्त मंत्री के द्वारा बजट में घोषित की जाती है तो वह योजना उस दिन से ही लॉन्च नहीं होती, उसकी शुरुआत नहीं मानी जाती है ना, वह सिर्फ उस दिन घोषणा की जाती है। अब इसके बाद क्या होगा, जब हमारी कैबिनेट बैठेगी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जिस दिन कैबिनेट कमेटी की बैठक होगी तो कैबिनेट क्या करती है, इन योजना को फिर क्या करती है, स्वीकृति प्रदान करती है। घोषित हुआ बजट में, फिर घोषणा स्वीकृति प्रदान हुई कैबिनेट में। अब मान लीजिए कि प्रधानमंत्री या कोई संबंधित मंत्री उसको कहीं पर लॉन्च करेगा तो उस दिन से उसकी शुरुआत मानी जाएगी। तो अभी क्या हुई है, यह घोषणा सिर्फ घोषणा हुई है इस योजना की, अभी यह लॉन्च नहीं हुई है। हम देखेंगे, हो सकता है कि कुछ जल्द ही इसकी शुरुआत भी हो जाए। आपको अपने एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके उद्देश्य को जानना थोड़ा सा ज़रूरी है। कौन सा मंत्रालय है, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इन दोनों को अभी इसमें शामिल किया गया है। अब जब योजना लॉन्च होगी ना, तब हमें और डिटेल में इसके बारे में जानकारी छन छन के बाहर आएगी। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, फोकस इसमें क्या है कि जो कम उत्पादकता वाले हैं, मध्यम फसल सघनता वाले हैं और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिलों को किसानों के लिए कृषि उत्पादकता, सिंचाई, फसल विविधीकरण एवं वित्तीय पहुंच में सुधार लाना है। मतलब ऐसे 100 जिलों का चयन करना है पूरे देश में जहां पर उत्पादकता कम है, जहां मध्यम फसल सघनता है, जैसे है ना अत्यधिक सघनता वाले राज्य हम जब बोलेंगे तो कौन से होंगे, जैसे पश्चिम बंगाल, उसमें क्या है लगभग एक साल में आपने देखा होगा कि 3 बार धान का वो क्या लेते हैं, उपज ले लेते हैं। तो उनकी यहाँ क्या है, फसल की सघनता अत्यधिक है। औसत से कम ऋण मापदंडों वाले, मतलब ऐसे जिलों में जहाँ पे किसानों की पहुँच ऋण तक बहुत ही मिनिमम है, ऐसे 100 जिलों को टारगेट किया जाएगा। ऐसे 100 जिलों पर इस योजना को लॉन्च किया जाएगा टारगेट करके, ताकि क्या करें, उनकी कृषि उत्पादकता को बढ़ाएं, सिंचाई की उनके पास एक सोर्स लेके आए, फसल की विविधीकरण हो सके, मतलब डाइवर्सिफिकेशन कर सके कि सिर्फ आप धान ही मत उगाइए ना, आप कपास लगा लीजिए, आप गन्ना लगा लीजिए, ताकि आप एक ही फसल पे सेंट्रलाइज मत होइए, है ना, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज कीजिए आपको, ये है। फिर वित्तीय पहुंच में क्या करना है, उसके सुधार लाना है। ये हुआ वित्तीय सहायता। इसके अंतर्गत देखिए, वित्तीय सहायता का इसमें कोई प्रावधान नहीं किया गया है बजट में, बल्कि गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के योजनाओं के माध्यम से ही इसको क्या किया जाएगा, वित्त पोषित किया जाएगा। अब इसमें क्या किया जाना है, क्रियान्वयन क्या होना है, जो मेन फंक्शन है कि ग्रामीण युवाओं को और किसानों को कौशल प्रदान करना है, फिर कृषि अवसंरचना में क्या करना है, निवेश करना है ना, और ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है। तो ये 3 मुख्य रूप से इसमें फोकस किया जाएगा। इसके साथ ही जैसे हमने इसके उद्देश्य में देखा, जब और ये डिटेल में आएगी तो हम एक बार और इसको बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी आप अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ना सिर्फ उद्देश्य को बस मान के चलिए कि हो सकता है लेटेस्ट है तो उद्देश्य को आपसे पूछ लिया जाए। चलिए, फिर है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अब प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से हम किस में चले जाते हैं, नीली क्रांति में, है ना। मत्स्य किस में आता है, नीली क्रांति में आता है। शुरुआत इसकी हुई वर्ष 2020 को। मंत्रालय हो जाता है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। उद्देश्य, अब जाहिर सी बात है इसमें क्या करेंगे, जो हमारी विभिन्न योजनाओं और पहलों के समेकित प्रयासों के माध्यम से मत्स्य क्षेत्र को यानी मत्स्य पालन क्षेत्र को प्रगति प्रदान करना है, गति प्रदान करना है। आपने देखा होगा कि जो किसानों को अब थोड़ा सा
उनको विविध करने के लिए, ताकि उनके कार्यों में थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए अब गवर्नमेंट अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर रही है। तो इस योजना के तहत गवर्नमेंट ये कहती है कि अभी पूरे वर्ल्ड में इनका डिमांड बहुत ज़्यादा है, और एक हिसाब से ये सनराइज इंडस्ट्री है। कौन सी? ये जो नीली क्रांति है वो, इनके डिमांड ज़्यादा हो रहे हैं, मत्स्य जितने फिश प्रोडक्ट हैं उनका। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि भारत इसमें कहीं पीछे ना हो जाए, इसलिए इस क्षेत्र को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें 2 प्रकार से वित्त पोषण किया जाएगा। पहला तो केंद्रीय क्षेत्रीय योजना के माध्यम से, और दूसरा केंद्र प्रायोजित योजना, जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों क्या करेगी, इसमें भागीदारी करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम इसमें ये देखते हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक क्या किया जाएगा, ऐसा कुछ स्पेसिफिक इसमें कार्यों के बारे में वर्णन नहीं है। आप ये मान के चलिए कि उनको जितने प्रकार से सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है, वैसी वित्तीय सहायताएं, प्रशिक्षण प्रदान करना, ये सभी उनको क्या कराए जाएंगे, प्रदान किए जाएंगे। अब मत्स्य पालन में भारत की स्थिति जान लेते हैं थोड़ा, कि भारत विश्व में क्या है, तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है ना, और आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा मछली उत्पादक राज्य है। ये जो योजना है उसकी अवधि है वित्त वर्ष 2020-21 से 24-25 तक, यानी अभी लेटेस्ट ये खत्म हुआ है, समझिए 5 वर्षों की अवधि के लिए यह लागू थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं अब ई-नैम, मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार। अब ये है क्या, इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले। जो भी कृषि के उपज है और उनको उपज करने वाले यानी कि किसान, और उनको खरीदने वाले यानी कि हम उपभोक्ता, या जो थोक की खरीदारी करते हैं ऐसे लोग, उनको क्या कर रही है गवर्नमेंट, एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर लेकर आ रही है कि भारत के जितने किसान हैं, जितने मंडियां हैं, उनको क्या करना है, किसान क्या है, मंडियों में जाके बेचते हैं, है ना, और जिनको खरीदना होता है वो मंडियों से खरीदते हैं। तो गवर्नमेंट का ये कहना है कि भाई छत्तीसगढ़ का आदमी सिर्फ छत्तीसगढ़ से ही खरीद सकता है क्या? नहीं, आप ई-नैम के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप उत्तर प्रदेश के भी किसी उपज को खरीदना चाहते हैं वहाँ के मंडी से, तो आप खरीद सकते हैं। आपको इसमें क्या किया गया है, पूरे मंडियों को एक समझिए पोर्टल में जोड़ दिया गया, किसानों को उसमें जोड़ा गया, किसान उसमें अपनी उपज को डाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, जो खरीदार हैं वो खरीदार उससे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं और अपनी खरीदारी कर सकते हैं। तो इससे किसानों को क्या हो सकता है कि अपने उपज का अधिक से अधिक लाभ मिल सकता है। ऐसे क्या है, वो सिर्फ एक जगह बेचने के लिए मजबूर है, अब उनके पास एक बड़ा मार्केट मिल गया। बड़ा मार्केट मिल गया तो थोड़ा सा कंपटीशन के जरिए क्या होगा, उनको अपने उपज का अच्छा धन भी प्राप्त होगा। तो इसलिए गवर्नमेंट इस कृषि बाजार को, जो ऑनलाइन पोर्टल है, उसको क्या कर रही है, गवर्नमेंट एक एकीकृत बाजार बना रही है। चलिए थोड़ा सा हम थ्योरी को पढ़ते हैं। भारत में कृषि वस्तुओं के लिए एक ऑनलाइन व्यापार मंच है। कृषि उपज बाजार जो समिति है वो मंडियों को इससे जोड़ता है ताकि कृषि वस्तुओं के लिए एक एकीकृत बाजार बनाया जा सके। जस्ट लाइक आप समझिए कि हम अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट से जो हम सामान खरीदते हैं उसमें क्या करते हैं, वो अलग अलग प्रोडक्ट को हमारे सामने रख दिए और हम क्या कर रहे हैं, उसको खरीद रहे हैं, है ना। तो एक ही जगह, एक ही छत के नीचे, एक ही प्लेटफॉर्म में हमें सभी चीज़ें मिल गई। ऐसे ही गवर्नमेंट कृषि बाजार के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाई है। ठीक है, ये आपने समझा बहुत इजी वे में। शुरुआत इसकी होती है 2016 में, 14 अप्रैल 2016 को। आई थिंक 14 अप्रैल को, मुझे याद नहीं आ रहा है, हो सकता है कि अंबेडकर जी की जयंती होती है शायद, ऐसा कुछ मुझे याद आ रहा है। वित्त पोषण क्या है, भारत सरकार द्वारा यहाँ पूर्णतः पोषित है क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल है। इसमें तो गवर्नमेंट, राज्य सरकारों का कुछ विशेष योगदान, वित्तीय योगदान तो नहीं होता, है ना। फिर मंत्रालय है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। अब इसके उद्देश्य देखते हैं, थोड़ा सा एक एक पढ़ते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा इसके बारे में और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कृषि कारोबार के लिए एक राष्ट्रीय ई मार्केट उपलब्ध कराना है। व्यापारियों के लिए राज्य के सभी बाजारों हेतु लाइसेंस उपलब्ध कराना है।
कृषि बाजारों का सभी का एकीकरण करना है। किसानों, मंडियों, व्यापारियों, खरीदारों, किसान उत्पादक संगठन और निर्यातकों को क्या करना है, लाभ पहुंचाने हेतु हम क्या कर रहे हैं, इसको डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, ये हमने देखा ई नेम के बारे में। ई नेम के बारे में बहुत डिटेल में ना पूछ करके ना, वो सिर्फ आपसे इसके उद्देश्य के बारे में पूछ सकता है, ये जानने के लिए कि आपको इसके बारे में कितनी समझ है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसको तो आप बिल्कुल 5 स्टार लगा ही लीजिएगा। देखते हैं आता है कि नहीं आता है। आई थिंक ये क्वेश्चन ना हमेशा एक सेंटर पॉइंट लिए रहता है ना, तो इसको 5 स्टार कम से कम लगा लीजिएगा। शुरुआत होती है इसकी वर्ष 1998 में। और कौन इसकी शुरुआत करता है, तो नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के माध्यम से इसकी शुरुआत की जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं और इसके उद्देश्य क्या है, ये हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए उद्देश्य क्या है, तो पहला मुख्य उद्देश्य है खेती हेतु अल्पकालिक ऋण प्रदान करना। मतलब शॉर्ट टर्म के लिए हमें क्या किया जाएगा, ऋण दिया जाएगा। परिवारों की जो आवश्यकताएं हैं इसकी पूर्ति की जा सकती है। उत्पाद विपणन ऋण, मतलब मार्केटिंग करने के लिए आपको ऋण मिल सकता है। कृषि हेतु निवेश ऋण, ये भी मिलता है। कृषि गतिविधियों के लिए रखरखाव और कटाई के बाद व्यय। अब कटाई के बाद व्यय यानी क्या हो गया, हम जो एक कॉन्सेप्ट समझते थे ना हार्वेस्ट वाला, मतलब पोस्ट हार्वेस्ट के बाद, मतलब जो फॉरवर्ड लिंकेज है, मैंने आपको बताया था बैकवर्ड लिंकेज और फॉरवर्ड लिंकेज। तो कटाई के बाद की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फॉरवर्ड लिंकेज। तो फॉरवर्ड लिंकेज के लिए भी तो हमें व्यय की ज़रूरत होती है, व्यय होता है, पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसलिए केसीसी क्या करता है, इसमें हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ये हमने उद्देश्यों के बारे में जाना। एंड देन फर्दर प्रोसीड करते हैं और इसको क्रियान्वयन करने वाली संस्थाओं के बारे में जानते हैं। तो कौन कौन सी संस्था किसान क्रेडिट कार्ड देती है, तो वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक और सहकारी समितियां, ये क्रियान्वयन करने वाली संस्था है। योजना का प्रावधान, अब देखिए इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, किसानों को 7% वार्षिक ब्याज की दर से ऋण प्रदान करती है। ये है तो पहला। दूसरा, 3 लाख तक के ऋण पर 2% की ब्याज सहायता योजना, मतलब 3 लाख तक आप लेते हैं ऋण तो इसमें गवर्नमेंट 2% की ब्याज सहायता योजना अपने तरफ से आपको देगी, मतलब 2% की एक हिसाब से सब्सिडी देगी, समझिए। ऋण पर 3% की त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करना। मान लीजिए आपने कोई ऋण लिया है, उसकी अवधि है कि आपको 1 साल में या 2 साल में, आपको 1 साल में आपको उसको रीपे करना है, पुनर्भुगतान करना है। यदि आपने समय में पुनर्भुगतान कर लिया तो गवर्नमेंट आपको क्या करेगी, 3% की त्वरित पुनर्भुगतान प्रोत्साहन प्रदान करती है। ठीक है, ये हमने समझा। मतलब ये पूरे की पूरी आपकी किसान क्रेडिट कार्ड एक हिसाब से ऋण से संबंधित है। आपको एक इसकी विशेषता के बारे में हम जानते हैं तो आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझ आएगा। अब देखिए इसकी सबसे प्रमुख विशेषता है कि सिर्फ इसमें किसान ही नहीं आएंगे जो कि फसल या उपज उत्पादित करते हैं, इसमें मत्स्य पालन करने वाले भी आएंगे और पशु पालन करने वाले भी आएंगे। ये हो गया। 1.6 लाख रुपए तक के लोन बिना किसी सिक्योरिटी के आपको मिलता है। इसे आप एटीएम और डेबिट कार्ड के समान उपयोग कर सकते हैं, मतलब किसी भी एटीएम से आप इसको डेबिट कार्ड के रूप में उपयोग करके पैसे का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। हाल ही में बजट 2025-26 में यह घोषणा की गई है कि आपको 5 लाख तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि पूर्व में कितना था, 3 लाख तक था। ये अभी लेटेस्ट बजट में आपकी घोषणा की गई है, एक हिसाब से समझिए ये करंट अफेयर्स है। समय पर कर्ज चुकाने पर कम ब्याज लगता है और देर से आप भुगतान करते हैं तो आपको अधिक ब्याज लगता है। इसमें आपको बीमा कवर भी मिलता है। मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 50,000 रुपये। दुर्घटना या बीमारी के कारण यदि किसानों को किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होती है या बीमारी होती है तो 25,000 रुपये तक का बीमा कवर आपको दिया जाता है।
और आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 7.75 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं। खैर डेटा तो मुझे नहीं लगता कि अब बहुत ज़्यादा डेटा पूछा जाएगा, क्योंकि आपने देखिए ना रिसेंट में जो CGPSC एग्ज़ाम हुआ था, मुश्किल से मैंने जब उसको एनालिसिस किया था तो 3 से 4 डेटा वाले क्वेश्चन आए थे। ठीक है, ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं, हो सकता है कि व्यापम दे दे, इस बार हम देखेंगे तो थोड़ा और हम एनालाइज कर सकेंगे फ्यूचर के लिए, है ना। तो PSC जैसे थोड़ा सा अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रही है ना, डेटा पूछ रही है, वही डेटा पूछ रही है जो याद करना चाहिए। जैसे GDP से संबंधित कुछ पूछा, एक जनगणना से संबंधित पूछा, तो ये कुछ ऐसे डेटा है जिसको हमें याद तो करना चाहिए कम से कम। ऐसे बहुत सारे डेटा को तो नहीं पूछा जाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर एक बार देखते हैं इस बार एग्ज़ाम में क्या करता है, उस हिसाब से अगली बार की रणनीति तैयार करेंगे, है ना। पात्रता क्या है? सभी किसान जो स्वामित्वधारी किसान हैं ये आ जाएंगे, वही मत्स्य पालन पशुपालन करने वाले किसान भी आ जाएंगे, बटाईदार किसान, मौखिक जो पट्टेदार हैं जो पट्टे पे ज़मीन प्राप्त करते हैं, और साझेदारी में खेती करने वाले किसान भी इसके पात्रता होंगे, उनको भी पात्रता मिलेगी। किसान की उम्र सीमा 18 वर्ष से 75 वर्ष के बीच जो भी किसान होगा वह पात्र होगा, क्योंकि उसमें कोई लिमिट थोड़ी ना है भाई। जो बच्चा तगड़ा तंदुरुस्त है, पुरानी बिल्डिंग है, जिसकी बहुत अच्छी शारीरिक बनावट है, 75 साल तक का भी वो बहुत अच्छी खेती किसानी कर रहा है, तो क्या वो पात्र नहीं होगा? बिल्कुल पात्र होगा। और किसान क्या होने चाहिए? जिस बैंक में अगर वो यहाँ जाते हैं KCC बनवाने, तो उस बैंक के क्षेत्र के निवासी होने चाहिए, है ना। ये नहीं पता कि आप रायपुर में बनवा रहे हैं और निवासी हैं आप बस्तर के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रायपुर में बनवा रहे हैं तो आपको रायपुर का निवासी होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने KCC को भी हमने बहुत डिटेल से समझा। चलिए ठीक है। अब तो इस प्रकार लगभग 10 कृषि एवं किसान से संबंधित गवर्नमेंट स्कीम्स को हमने देखा, जो कि बहुत ज़्यादा हाई रेटेड गवर्नमेंट स्कीम से पूछे जाने की संभावना बनती है। PM आशा को तो CGPSC ने तभी पूछा ही हुआ था, है ना, और बाकी की भी संभावना बिल्कुल बनती है, क्योंकि ये जितने भी है सब ग्रामीण विकास से संबंधित स्कीम्स है, तो इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है। एक किसी को पढ़े या ना पढ़े, कम से कम किसानों से संबंधित स्कीम्स को आपको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इससे आएगा ही आएगा क्वेश्चन। एक हो गया। दूसरा हम क्या करेंगे अब, 2 बस और मैं चाहता हूं कि एक ना SBM से संबंधित क्योंकि उसके एक उप घटक को भी हम देखेंगे। आपने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम उसको एक बार छोटा सा वीडियो बना के उसको देख लेते हैं। और एक आजीविका से संबंधित, आजीविका के जो घटक है ना उससे क्वेश्चन पूछते हैं। लगभग 5 घटक है, उन 5 घटक को क्या करेंगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ताकि ना आप सिर्फ रटे ना, वो समझ जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये घटक इससे संबंधित है। उस घटक को देखेंगे और एक उसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इस कारण समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। काफ़ी प्रयासों के बाद मैंने क्या किया, गवर्नमेंट की वेबसाइट से लगभग 650 पेज के उनके पास एक NRLM की रिपोर्ट है, पूरी इंग्लिश में है, थोड़ा सा मैंने ट्रांसलेट किया हिंदी में। तो वो स्ट्रक्चर को मैंने एक फ्लो चार्ट में आप लोगों के लिए तैयार कर दिया है, ताकि हम थोड़ा सा ना स्ट्रक्चर को समझेंगे, ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में हम SBM देखते हैं, उसके बाद हम NRLM के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चंस हम तैयार करना स्टार्ट कर दिए हैं, फिर हम इसके MCQs को कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।